हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और जाहिर तौर पर युवा हैं, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि बिहार में चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। ख़ासतौर पर इनके जो विरोधी हैं वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि युवा सरकार की ज़रूरत है, युवा चेहरे की ज़रूरत है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो अब पुरानी सरकार को, हालांकि मैं सरकार कह रहा हूँ, वो तो गाड़ी कहते हैं कि पुरानी गाड़ी को बदल देने की ज़रूरत है। ऋतुराज सिन्हा जी, युवाओं की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि जो व्यक्ति ये बात कहते हैं उनको लेकर एक बड़ी चर्चा, पूरे बिहार में एक चर्चा होती है बार बार, 9वीं फेल, 9वीं फेल, 9वीं फेल। ये शब्द ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव में एक अब जुमला कह लीजिए, नारा कह लीजिए, कुछ भी बन चुका है कि 9वीं फेल। चूँकि आप हार्वर्ड से आपने पढ़ाई की है, तो आप बता सकते हैं कि ये शब्द जो है ये चुनाव में चलेगा तो कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, क्यों इतनी चर्चा है ये 9वीं फेल की? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी व्यवस्था की विकास के लिए आवश्यक है कि जो लीडरशिप हो उसका एक विजन हो, और सही मायने में शिक्षा मार्ग है आदमी को अपना वर्ल्ड व्यू, अपनी सोच को बड़ा करने का। तो नेतृत्व जब जब बिहार के दृष्टि से भी देखिए, जब बिहार का नेतृत्व राजेंद्र बाबू जी, श्री बाबू, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, या इवन कर्पूरी जी, या इवन नीतीश कुमार जी, इन सब लोगों में कॉमन क्या है? ये सभी लोग अति शिक्षित वर्ग से सोच समझ बूझ रखने वाले लोग थे, जिन्होंने बिहार को नेतृत्व करने का काम बखूबी किया। ठीक, अब आ जाते हैं आज की युवा पीढ़ी पे। बिहार को तय ये करना है कि बिहार का नेतृत्व वो हार्वर्ड से पढ़े या पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो शिक्षित हो, समझदार हो, बिहार को आगे ले जाने की योजना उसके पास स्पष्ट हो। तो लालटेन युग में जीने वाले लोगों के पास कितनी कल्पना रहेगी वो तो पूरा बिहार जानता है। जो सब सहूलियत के बाद भी 10th पास नहीं कर पाए, वो पूरे बिहार के बच्चों को कैसे प्रेरणा देंगे, बिहार को कैसे अग्रणी भूमिका देंगे, ये सोच और चर्चा का विषय होना ही चाहिए बिहार में। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल ज़बरदस्ती चस्पा कर दिया है, या फिर अभी भी आप लोग चाहते हैं कि स्टिकर की तरह चिपका दो कि ये 9वीं फेल हैं या जो भी है आप, तो वो इंटेंशन एक आपके विरोधी कहते हैं, या फिर लालू जी तो अक्सर कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब परिवार से आता था, मैं एक ऐसे तबके से आता था जहाँ हमारे पास सुविधाएँ नहीं थी, तब मैं मुख्यमंत्री बना क्योंकि मैंने समाज को आवाज़ दी है और इसीलिए मैं मेहनत करके यहाँ नहीं, मेरा ये मानना है कि लालू जी का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है, लालू जी का सम्मान होना चाहिए। पर लालू जी तो मुख्यमंत्री हो गए थे जब उनके बच्चों को पूरा अवसर था पढ़ने का, दुनिया में कहीं जाकर बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का, कहीं भी जाके अच्छी से अच्छी नौकरी करने का, दुनिया देखने का, देश देखने का, समझने का, कोई नई आइडिया, कोई नई विजन को लेके आने का। अगर वो नहीं किया तो जरूर इस पे जनता टीका टिप्पणी तो करेगी। मुद्दा सिर्फ ये है, मैं नहीं कहता कि शिक्षा का और समझ का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। गांव में जो कम पढ़े लिखा व्यक्ति भी है, उसकी सामाजिक, राजनीतिक या व्यावसायिक सोच बहुत परिपक्व होती है, परंतु जिसको शिक्षा का अवसर मिला हो और उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की हो, वो एक चिंता का विषय है। मैं एक बात बताऊं आपको, कर्पूरी जी भी बहुत संघर्ष के साथ जीवन में आगे बढ़े। कर्पूरी जी भारत रत्न, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका उनकी, बैकवर्ड समाज से थे। कर्पूरी जी के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो कर्पूरी जी ने भी 10वीं पास की, इंटरमीडिएट किया, बाद में पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन जब मौका मिला तो कर्पूरी जी भी वापस जाके अपना LLB पूरा किए, पढ़े लिखे, फिर राजनीति की। तो मेरा यह मानना है कि शिक्षा और वर्ल्ड व्यू, सोच का बहुत बड़ा आप डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मौका भी मिला तो भी नहीं पढ़ना चाहते। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा एक जनरल व्यू था। नेतृत्व और विजन, ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। दो चीजें हैं कि एक तो सियासत में कभी क्वालिफिकेशन तय नहीं किया गया कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए तब आप पॉलिटिक्स में आए। दूसरा ये कि चूंकि जिनका जिक्र हो रहा है, आप नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन खैर लोग जानते हैं कि किनका जिक्र हो रहा है, वो कहते हैं कि भाई
ये तो समाज बदल गया है, अब नहीं है कि पढ़ाई करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे, अब तो खेल में भी लोग रुचि रखते हैं। मैं भी सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, मेरा सपना था। देखिए, अब कितना इस पे चर्चा करें, मैं तो ये कहता हूं कि बिहार को तय करना है हाँ, कि वो शिक्षित समझदार नीतीश कुमार जी जैसा ट्राइड एंड टेस्टेड नेतृत्व चाहता है, मोदी जी के साथ लगकर डबल इंजन की रफ्तार से बिहार विकसित भारत का अंग बनना चाहता है, या वही पुराना धकियानुसी अगड़ा पिछड़ा भूरा बाल और अन्य उस तरह की बातें, लालटेन युग की बातें, वो 90s के दशक में फिर हम रिवर्स गियर में जाना चाहते हैं। ये इस चुनाव का मुद्दा है। 18 साल बिहार ने नीतीश कुमार जी की सरकार देखी है, 18 साल लालू जी और उनके परिवार का भी शासन देखा है। बिहार को तय करना है कि नफा किस में था और बिहार का नुकसान किसने किया है। तो ये बीजेपी का नेक्स्ट जेन क्या है? बीजेपी का नेक्स्ट जेन आपके सामने है, सम्राट चौधरी जी आपके सामने है, जीवेश मिश्रा जी आपके सामने है, नितिन नवीन जी आपके सामने है। बीजेपी में लीडरशिप की चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो परंपरागत तरीके से कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है और जब जिसकी जहां जरूरत ठीक लगी उस हिसाब से उनको आगे भी कर देता है। वो सवर्ण समाज से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, दलित समाज से हो, किसी समाज का हो, किसी क्षेत्र का हो, भारतीय जनता पार्टी के पास युवा नेताओं की ना कमी कभी थी, ना है, ना आने वाले समय में होगी। यानी आपका यह कहना है कि ये जो एक समय है और एक धारणा बन गई है कि अब ये अगड़ा और पिछड़ा राजनीति में ज्यादा हो गया है, समाज में कम है, राजनीति में ज्यादा है, कि जो पिछड़े तबके से, तथाकथित पिछड़े तबके जो कहे जाते हैं उनसे आते हैं, वही राजनीति में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब ये अगड़ा पिछड़ा जो है, जाति सूचक चर्चा करना बंद करना होगा और कैसे बिहार को अगड़े राज्यों में लाया जा सके, बिहार को कैसे डेवलप्ड स्टेट बनाया जा सके, बिहार में प्रति व्यक्ति आय कैसे डबल हो सके, बिहार के 8,500 पंचायतों में कैसे 10-10, 20-20 प्रत्येक वर्ष उद्यमी पैदा कर सके, छोटा बड़ा व्यवसाय करने वाले लोग। बिहार में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कैसे सुधरे, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, बिहार में हर एक तरह का सर्वांगीण विकास कैसे हो, बिहार कैसे अगड़ा हो, इसकी बात करिए। अगड़ा पिछड़ा जातिवादी जो रचना है, इसने बिहार का नाश किया है और वो अगड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, दोनों आपको ये बताएगा सड़क चलता आदमी कि इसमें किसी का भला नहीं होने वाला। ये उन लोगों का षड्यंत्र है जिन्होंने पहले समाजवाद को जातिवाद बनाया, फिर जातिवाद को तब्दील कर दिया परिवारवाद में, और उसके बाद वहां पेट नहीं भरा तो अवसरवादी ऐसे बने कि राहुल गांधी जी के पीछे, जिन राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने लालू जी जेपी के पीछे खड़े होकर लड़े थे, आज तेजस्वी जी उस राहुल गांधी के पीछे 16 दिन पूंछ बन के घूमे, पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। इससे बड़ा अवसरवाद का पिक्चर क्या देख सकते हैं आप? अच्छा, तो बिहार में आपके हिसाब से युवा जो नेतृत्व की बात हो रही है, युवा चेहरे की बात हो रही है, ये कितना बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि आप भी युवाओं की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं मैं नेक्स्ट जनरेशन हूँ, 20 साल पुरानी सरकार है, अब बदल देना है, हम तो गाड़ी भी बदल देते हैं, तो सरकार क्यों ना बदल दें? हाँ, तो बिहार में शिक्षित लोगों की कमी हो गई है क्या? मेरा ये मानना है कि तेजस्वी जी युवा भले होंगे, पर क्या वो रोल मॉडल युवा है? जाके बिहार में औसत आयु बिहार की मात्र 23 साल है। देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार है। बिहार के युवाओं के बीच में जाके सर्वे कर लीजिए कि उसमें से कितने बच्चे तेजस्वी यादव जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं कि तेजस्वी यादव जी जैसा मैं बनना चाहता हूं। माता पिता से पूछ लीजिए कि कितने लोग चाहेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा होकर तेजस्वी यादव जैसा बन जाए। पहले आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तब आप रोल मॉडल लीडर बनिएगा। ये स्वाभाविक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है समाज और लीडरशिप माता पिता ये तो चाह सकते हैं ना कि भाई मैं इतना काबिल बन जाऊं कि बेटे को डिप्टी सीएम या नेता प्रतिपक्ष भी बना दूं। नहीं, मेरा ये मानना है कि इसमें तो लालू जी की महानता है ना। उनका बेटा जैसा भी है, उनकी बेटी जैसी भी है, उन्होंने अपने सारे बच्चों की चिंता की है। लालू यादव जी एक बहुत आइडियल माता पिता है, लालू जी राबड़ी जी।
लेकिन बिहार को एक परिवार के हिसाब से मत चलना है ना। बिहार को अपने भले और बुरे का सोचना है। बिहार सिर्फ एक परिवार के भले और बुरे के लिए तो नहीं बना है। कहते हैं MY समीकरण। मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये MY समीकरण सही माने में माई समीकरण है। माई, MY, माई यानी मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये मेरे परिवार के कल्याण का समीकरण जो बिहार में चला है 18 साल, अब समय आ गया कि इसको समाप्त करके बिहार की चिंता हो। ठीक है, बिहार की बात कर रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार, चूंकि हमारा यही सवाल है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। मैं 2-3 चेहरे हैं उन सबका जिक्र करूंगा, लेकिन मैं अगर एक बार फिर से तेजस्वी वाला सवाल पूछूं कि तेजस्वी यादव में आपको सिर्फ ये लगता है कि वो पढ़े नहीं है, बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, इसके अलावा कोई कमी? वो कहते हैं कि विजन मेरा है और सरकार फॉलो कर रही है। मेरे विजन पर अगर सरकार चल रही है तो मुझसे ज्यादा काबिल फिर कौन? देखिए, तेजस्वी जी भी डिप्टी CM रहे हैं। तेजस्वी जी के पास भी विभिन्न विभाग रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, तेजस्वी जी अगर दिखा दें कि जब वो उस विभाग के मंत्री थे, उस विभाग के किसी भी फाइल पर उन्होंने साइन किया हो जिसमें कि 5,000 10,000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था उनकी स्वीकृति से उसका एडवर्टीजमेंट निकला हो, तो तेजस्वी जी वो कागज निकाल के सबके सामने सार्वजनिक कर दें। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जब नीतीश बाबू कर रहे हैं तो उसका श्रेय लेने के लिए वो परेशान है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। अगर आप काम करते तो जनता आपको सराहती। खाली दूसरे पे टीका टिप्पणी करना, ये राजनीति किसी के लिए फलदायक नहीं है। बिहार में तो इसका अति हो चुका है, अब इसको दूर हटाने की आवश्यकता है। चलिए, लगता है तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहे आपको। मैं एक नए चेहरे की बात करता हूं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर युवा हैं और वो कह रहे हैं कि मैं नई सोच के साथ आया हूं। मैं तो कम से कम पढ़ा लिखा हूं, मैं एजुकेटेड हूं, वेल एजुकेटेड हूं, तो फिर मुझे मौका मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बिहार में जनता मुझे 150 से ज़्यादा सीटें दे सकती है इस बार। प्रशांत जी को लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो जनता के बीच जाएं, अपनी बात रखें। प्रशांत जी जब जाके जनता के बीच में बिहार के विकास की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रशांत जी दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं शूट एंड स्कूट, हिंदी में कहते हैं ढेला फेंको और भागो, तो मेरा उस पे प्रशांत जी की छवि के साथ वो सूट नहीं करता। मुझे लगता है कि तथ्यों पे बात करनी चाहिए। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। निरर्थक बातें, दोषारोपण, एरोगेंस, ये शोभा नहीं देता, किसी को लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। और मेरा मित्रवत है, इसलिए मेरा हमेशा उनको एक सुझाव रहता है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पे ढेला नहीं फेंका करते। उनके पास भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जो इशारा कर रहे हैं आप, कुछ बताइए क्या है भाई? ऐसे आपके नेताओं पर तो बहुत कड़ा, बहुत तीखा, बहुत खुलकर प्रहार करते हैं, बिल्कुल एकदम खुलेआम। और वो तो कहते हैं कि मैं तो सबके मुर्दे उखाड़ रहा हूँ, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ, इस तरह की बातें वो करते हैं। देखिए, ये भाषा जो है ना मेरी है ना मेरी पार्टी की है। तू तड़ाक करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, डांट डपट के बात करना, ऐसे बात करना कि मैं बुद्धिमान हूं, ये अच्छी बात है। मैं इकलौता बुद्धिमान हूं, ये सही बात मुझे नहीं लगती। घमंड है ना? तो उन पे मैं क्या टिप्पणी करूं? मुझे लगता है वो अपनी बात जनता के बीच रखें। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन अपनी बात जनता के बीच रख रही है। जनता मालिक है, जनता जो तय कर देगी वो सबके सर माथे पे। एक और युवा चेहरे की बात कर लेते हैं, चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या राय है? अच्छे हैं, मित्र हैं, युवा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान गठबंधन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं चलता कुछ? देखिए, ये कंफ्यूजन जो है ना, ये पत्रकारों के बीच है, आपके एडिट रूम में कंफ्यूजन है। हाँ, वो लगातार चिराग पासवान, मांझी जी, रोलस्पा बोलती रहती है कि हम नीतीश बाबू और मोदी जी के साथ एनडीए गठबंधन में चट्टान की तरह एक साथ बने हुए हैं। लेकिन अब आपको क्यों उस पर भरोसा नहीं होता है? क्यों आपको उसमें कोई ना कोई न्यूज पॉइंट निकालना पड़ता है? इसके पीछे आपका क्या ध्येय उद्देश्य है पत्रकार मित्रों का, ये तो आप ही ज्यादा बताओगे। ठीक है, बिहार में बस आखिरी सवाल है, बिहार में सरकार किसकी बन रही है? ऑब्वियस सी बात है, आप तो जवाब सबको पता है क्या कहेंगे, लेकिन क्या प्रदर्शन होने वाला है इस बार?
देखिए, अगर गंभीरता पूर्वक कहें तो आज जब हम लोग बिहार घूमते हैं, आज भी मैं गोपालगंज से आ रहा हूं अभी, स्पष्ट दिखता है कि एनडीए को एज है, एनडीए को लीड है। बची बात सीटों की, मेरा मानना है कि जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता ठीक, तब तक इस पे स्पष्टता कभी भी बिहार में लेना असंभव है। आज ये कह सकते हैं कि एनडीए लीड में है, प्रो इनकम्बेंसी है, लोग नीतीश जी को वापस लाना चाहते हैं, पर सीटों की संख्या और उसका आकलन सही मायने में 1 महीना रुक जाइए, टिकट वगैरह बढ़ जाए, वो उसके भी बाद चर्चा कर लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच ऋतुराज धन्यवाद। जी। ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ जुड़े, राष्ट्रीय मंत्री हैं बीजेपी के।